नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मीरा और जादुई रंगों का बागीचा। मीरा एक बहुत ही प्यारी और चंचल बच्ची थी। वह एक छोटे से प्यारे गांव में रहती थी जहाँ हरे भरे पहाड़ और कलकल करती नदियाँ थीं। पर मीरा का सबसे पसंदीदा स्थान था उसका जादुई रंगीन बागीचा। यह बागीचा साधारण नहीं था, इसके फूल हर पल रंग बदलते थे। कभी नीले, कभी लाल, कभी पीले और कभी पूरे इंद्रधनुष के रंग। हवा में फूलों की मीठी खुशबू रहती थी। सैकड़ों तितलियां नाचती थीं और भंवरे गुनगुनाते थे। मीरा रोज सुबह बागीचे में आती थी। वह फूलों से बातें करती, उनकी पंखुड़ियों को छूती और उनकी जादुई चमक देखकर खुश होती थी। बागीचे का हर पौधा मीरा को कहानी सुनाता था और मीरा ध्यान से सुनती थी। यह बागीचा मीरा के लिए एक सच्चा जादुई संसार था जो उसे हमेशा खुशी देता था। एक सुबह मीरा बागीचे में आई, पर कुछ अजीब था। बागीचे की हवा में वो मीठी खुशबू नहीं थी और फूलों की चमक फीकी पड़ रही थी। पहले गहरे नीले फूल अब हल्के भूरे दिख रहे थे। सुर्ख लाल फूल मुरझाए हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने बागीचे के सारे रंग चुरा लिए हों। तितलियां कम नाच रही थीं और भंवरे खामोश थे। मीरा का दिल यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया। ओह, मेरे प्यारे बागीचे को क्या हुआ? उसने उदास आवाज में पूछा। पास ही पेड़ पर बैठी गिलहरी चंचल ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, मीरा, हमारा जादुई बागीचा बीमार पड़ गया है। इसकी जादुई चमक कम हो रही है। खरगोश फुर्तीला ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। वे तीनों दोस्त पहले कभी बागीचे को इतना उदास और रंगहीन नहीं देखा था। मीरा, गिलहरी चंचल और खरगोश फुर्तीला उदास होकर बागीचे में एक बेंच पर बैठ गए। हमें कुछ करना होगा, मीरा ने कहा। हमारा बागीचा ठीक होना चाहिए। तभी एक समझदार उल्लू ज्ञानी उनके पास आया। उल्लू ज्ञानी की आंखें तेज थीं और वह बहुत पुरानी बातें जानता था। मुझे पता है क्या हो रहा है, उल्लू ज्ञानी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। लगता है रंगों का मोती अपनी चमक खो रहा है। रंगों का मोती? मीरा ने हैरानी से पूछा। उल्लू ज्ञानी ने समझाया, यह मोती ही इस बागीचे को जादुई रंग देता है। यह रहस्यमयी घाटी में छिपा है। अगर मोती चमक खो दे तो बागीचा भी फीका पड़ जाता है। तो हमें उसे खोजना होगा, गिलहरी चंचल ने उत्साह से कहा। हाँ, लेकिन रहस्यमयी घाटी बहुत दूर है और वहां कई चुनौतियां हैं, उल्लू ज्ञानी ने चेतावनी दी। हम तैयार हैं, मीरा ने कहा। सुबह होते ही मीरा अपने दोस्तों गिलहरी चंचल, खरगोश फुर्तीला और उल्लू ज्ञानी के साथ जादुई बागीचे को बचाने निकल पड़ी। उनका रास्ता जंगल के बीच से रहस्यमयी घाटी की ओर जाता था। उल्लू ज्ञानी सबसे आगे उड़ रहा था, रास्ता दिखाता हुआ। मीरा और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक चमकदार पत्थरों के रास्ते पर पहुंच गए। ये पत्थर धूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर हीरे जड़े हों। रास्ता बहुत सुंदर था, लेकिन अचानक उनके सामने एक बड़ी झाड़ीदार बेलों का झुंड आ गया जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। बेलें इतनी उलझी हुई थीं कि उन्हें पार करना मुश्किल लग रहा था। यह पहली चुनौती थी और वे सभी थोड़े चिंतित थे। मीरा और उसके दोस्तों ने बेलों के झुंड को देखा। वे बहुत घने और नुकीले लग रहे थे। यह तो कोई भी पार नहीं कर सकता, खरगोश फुर्तीला ने घबराकर कहा। लेकिन गिलहरी चंचल ने तुरंत एक उपाय सोचा। फिक्र मत करो दोस्तों, उसने अपनी पतली आवाज में कहा। वह तुरंत बेलों के ऊपर उछली और अपनी छोटी छोटी मजबूत पंजों से बेलों को काटना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से काम कर रही थी कि सब हैरान रह गए। कुछ ही देर में गिलहरी चंचल ने बेलों के बीच एक छोटा सा रास्ता बना दिया। शाबाश चंचल, मीरा ने खुशी से ताली बजाई। खरगोश फुर्तीला भी उछलने लगा। उन्होंने उस छोटे से रास्ते से आगे कदम बढ़ाए। इस जीत ने उन्हें बहुत हिम्मत दी। उन्होंने पास की नदी से पानी पिया और गिलहरी चंचल ने अपने जमा किए हुए मेवे दोस्तों के साथ बांटे। बेलों के रास्ते को पार करने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक गुनगुनाती नदी आ गई। यह नदी बहुत चौड़ी थी और उसका पानी तेजी से बह रहा था। नदी से एक धीमी सुखद आवाज आ रही थी, जैसे वह कोई गीत गुनगुना रही हो। यह नदी तो बहुत चौड़ी है, मीरा ने चिंता से कहा। हम इसे कैसे पार करेंगे? खरगोश फुर्तीला ने नदी के किनारे खड़े होकर देखा। यहाँ कोई पुल भी नहीं है,
उल्लू ज्ञानी ने अपनी तेज आंखों से चारों ओर देखा और कहा, इस नदी को पार करने के लिए हमें पत्थरों या लकड़ी के लट्ठों की जरूरत होगी जिन पर कूदकर हम पार कर सकें। वे सभी नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। यह एक और बड़ी चुनौती थी और वे जानते थे कि उन्हें मिलकर ही इसका हल निकालना होगा। नदी के सामने खड़े होकर मीरा और उसके दोस्त थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तभी खरगोश फुर्तीला ने एक उपाय सोचा। देखो, वहां नदी में कुछ बड़े बड़े पत्ते और सूखे लट्ठे बह रहे हैं, उसने कहा। उल्लू ज्ञानी ने तुरंत कहा, हाँ, हम उन पर कूद कूद कर नदी पार कर सकते हैं। लेकिन यह मुश्किल होगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। मीरा ने हिम्मत बटोरी। हम एक साथ करेंगे। मैं पहले कूदूंगी। उल्लू ज्ञानी ने मीरा को पत्तों पर संतुलन बनाना सिखाया। खरगोश फुर्तीला सबसे पहले एक बड़े पत्ते पर कूदा। फिर मीरा ने हिम्मत करके एक सूखे लट्ठे पर कदम रखा। गिलहरी चंचल फुर्ती से एक लट्ठे से दूसरे पर कूदती गई। उल्लू ज्ञानी सबसे अंत में आया, उड़ता हुआ। सबने एक दूसरे की मदद की और आखिरकार वे सभी सुरक्षित रूप से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यह टीम वर्क की एक बड़ी जीत थी। नदी पार करने के बाद उनका रास्ता एक घने और रहस्यमयी जंगल में चला गया। यही जंगल रहस्यमयी घाटी की शुरुआत थी। यहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, इसलिए चारों ओर थोड़ी थोड़ी धुंध थी और सब कुछ हल्का हल्का नीला दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उल्लू ज्ञानी ने कहा, हम सही जगह पर आ गए हैं। यहीं कहीं रंगों का मोती छिपा है या उससे जुड़ा कुछ। मीरा ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखा। गिलहरी चंचल पेड़ों पर कूदती हुई कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। खरगोश फुर्तीला जमीन पर हर चीज को सूंघ रहा था। वे हर कोने, हर पत्थर और हर पेड़ के पीछे देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे रंगों का मोती का पता चल सके। वे रहस्यमयी घाटी में काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन रंगों का मोती कहीं नहीं मिला। तभी उल्लू ज्ञानी ने एक बहुत पुराने विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थीं और उसका तना भी भूरा और रूखा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ बहुत दुखी और बीमार हो। पेड़ के चारों ओर की जमीन भी सूखी और बेजान थी। देखो, उल्लू ज्ञानी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह बूढ़ा पेड़ है। मीरा ने पास जाकर पेड़ को छुआ। पेड़ की छाल खुरदरी और ठंडी थी। उसे लगा जैसे पेड़ बहुत उदास हो। यह इतना उदास क्यों है? उल्लू ज्ञानी मीरा ने पूछा। गिलहरी चंचल और खरगोश फुर्तीला भी पेड़ को देखकर उदास हो गए। उन्हें लगा कि इस पेड़ में कुछ तो खास है, क्योंकि यह बागीचे की तरह ही उदास और रंगहीन दिख रहा था। उल्लू ज्ञानी ने बूढ़े पेड़ की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। यह बूढ़ा पेड़ ही हमारे बागीचे के रंगों को सोख रहा है। लेकिन यह जानबूझकर नहीं कर रहा। मीरा ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्यों? उल्लू ज्ञानी ने समझाया, यह बूढ़ा पेड़ बहुत शक्तिशाली है और रंगों का मोती इसी के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन यह पेड़ खुद बहुत बीमार है। इसे जादुई जल की जरूरत है जो इसे ठीक कर सके। यह जादुई जल एक बहुत पुराने और भूले हुए झरने से आता है। जब पेड़ बीमार होता है तो रंगों का मोती भी अपनी चमक खो देता है और बागीचे के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। पेड़ को ठीक करने के लिए हमें वह जादुई जल खोजना होगा। अब उनका नया मिशन था जादुई जल को खोजना। उल्लू ज्ञानी ने बताया कि वह झरना कहीं पास ही छिपा हो सकता है। मीरा, गिलहरी चंचल और खरगोश फुर्तीला एक बार फिर खोज में लग गए। वे बूढ़े पेड़ के आसपास के क्षेत्र में हर जगह देखने लगे। खरगोश फुर्तीला जमीन पर सूंघते हुए आगे बढ़ा। गिलहरी चंचल पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर कूदती हुई देख रही थी। मीरा ने घनी बेलों के पीछे देखा। वह जानती थी कि जादुई चीजें अक्सर छुपी हुई होती हैं। तभी मीरा को एक जगह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक पुरानी घनी बेलों से ढकी हुई दीवार थी। मीरा ने धीरे से उन बेलों को हटाया। जैसे ही उसने बेलों को हटाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक छोटा सा झरना था जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था और उसमें से मीठी खुशबू आ रही थी। मिल गया, जादुई जल मिल गया, मीरा ने खुशी से चिल्लाया।
मीरा और उसके दोस्तों ने फौरन उस जादुई जल को एक बड़ी पत्ती में इकट्ठा किया।